हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। इसके पिछले वीडियोज में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। आप उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में और आगे भी कई चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप जो है कमेंट में देख लेना, मैं पिन कर दूंगी कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं इसमें कितना कराऊंगी या नहीं कराऊंगी। तो देखो, सबसे पहले जब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी स्मॉल इन साइज। ये जो है इसका साइज बहुत ही स्मॉल होता है। सो इट इज ओनली विजिबल बाई स्टेनिंग विथ स्पेसिफिक डाई। यानी इसको हम तभी देख सकते हैं जब हम इसको स्पेसिफिक डाई से क्या करें, स्टेन करें, यानी कलरिंग करके इसको देखा जा सकता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। तो अभी के अभी कमेंट में लिखिए कौन सा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, कौन सा मेम्ब्रेन लेस है और कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके ऊपर हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली डिस्कस किए हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन सा डबल मेम्ब्रेन है, कौन सा मेम्ब्रेन लेस है, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन है। तो देखो, इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल डिपेंड ऑन एनर्जी डिमांड। यानी देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है। तो जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, जिस सेल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी वहाँ पे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे, जहाँ पे कम एनर्जी की ज़रूरत होगी वहाँ पे कम माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे। और यहाँ पे देखो, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे इसके अंदर में मैट्रिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मैट्रिक्स। और ये जो यहाँ पे क्या होता है, एक्वस कंपार्टमेंट, यानी जहाँ पे फ्लूइड भरा होता है। अब देखो, वो तो हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। दे आर इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप बिकॉज दे आर बिगर इन साइज। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका साइज बड़ा होता है, इस वजह से इसको माइक्रोस्कोप के अंदर इजिली जो है विजिबल होता है। ये इसको मतलब आसानी से देखा जा सकता है। अब सबसे पहले बात करें तो इसमें भी मेम्ब्रेन होते हैं। ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। और यहाँ पे जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रोमा। और ये जो थाइलाकॉइड है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड थाइलाकॉइड। ये जो थाइलाकॉइड है इसी के अंदर में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, जो थाइलाकॉइड है, हमने एक थाइलाकॉइड देखा और यहाँ पे आपको ढेर सारे थाइलाकॉइड दिख रहे होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड। ग्रुप यानी जब हम इसके ग्रुप की बात करें, मतलब ढेर सारे थाइलाकॉइड को मिला के क्या बोलते हैं? ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड, ग्रेना। और ये तो स्ट्रोमा है जो इसमें मैट्रिक्स भरा हुआ है। और जो एक थाइलाकॉइड को दूसरे थाइलाकॉइड को कनेक्ट करे, जैसे यहाँ पे ये एक थाइलाकॉइड है, ये एक थाइलाकॉइड है, जब इसको जो कनेक्ट कर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन विच इज कनेक्टिंग ग्रेना। जो ग्रेना को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। यानी इस थाइलाकॉइड के ग्रुप को इस थाइलाकॉइड के ग्रुप को जो मेम्ब्रेन कनेक्ट कर रही है उसको बोलते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और इसका नाम होता है स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। लैमेली मीन्स क्या था? मेम्ब्रेन। और ये किसमें प्रेजेंट है? स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा लैमेली। अब देखो, हम बोलते हैं कि क्लोरोफिल जो है किसमें होता? क्लोरोफिल की बात करते हैं, वो किसमें प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो ये है सबसे पहले एक ग्रीन लीफ। जब आप इसको इस तरह से कट करेंगे तो इसके अंदर में जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के सेल होते हैं। एक होता है पैलिसेड सेल, एक होता है स्पॉन्जी सेल। और दोनों के ही अंदर क्या होते हैं? मीजोफिल। क्या होता है? मीजोफिल। और यहाँ पे क्या होता है? वैस्कुलर टिश्यू। अब देखो, जो मीजोफिल है, चाहे वो पैलिसेड सेल हो चाहे वो स्पॉन्जी सेल हो, दोनों के ही अंदर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरह के क्लोरोप्लास्ट दोनों के ही, चाहे वो स्पॉन्जी सेल हो या मीजोफिल सेल हो, क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर सेम ही होता है।
अब देखो पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं? तो यहाँ पे क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। तो ये है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। अगर बात करें कैरोटीन की तो यहाँ पे ये जो है येलो टू ऑरेंज, यानी इसका कलर जो होता है वो येलो टू ऑरेंज के बीच में वेरी करता है। ज़ैंथोफिल में कलर क्या होता है? येलो। देखो क्लोरोफिल किसका किसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे? नीला हरा यानी ब्लू ग्रीन। और क्लोरोफिल बी क्या होता है? पीला हरा यानी येलो ग्रीन। क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन। यानी यहाँ पे आपसे कॉम्बिनेशन पूछते हैं कि कौन कौन से कलर का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो क्लोरोफिल ए नीला हरा, क्लोरोफिल बी पीला हरा, और कैरोटीन येलो टू ऑरेंज, और ज़ैंथोफिल येलो। अब देखो जो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल होते हैं ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं, यानी ये फैट में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं। अब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की जब बात करते हैं तो दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे आपको मैग्नीशियम दिख रहा होगा सेंटर में, और यहाँ भी मैग्नीशियम होता है सेंटर में। यहाँ पे केवल एक फर्क होता है, यहाँ पे होता है मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे होता है CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप। जो एल्डिहाइड होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, तो इसके प्रेजेंस की वजह से जो क्लोरोफिल बी होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो क्लोरोफिल ए की अपेक्षा क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। और ये जो रिंग होता है इसको बोलते हैं पोरफायरिन रिंग, और ये जो टेल होता है इसको बोलते हैं फाइटोल। क्या बोलते हैं? फाइटोल। जो रिंग है उसको बोलते हैं पोरफायरिन रिंग, जो टेल है उसको बोलते हैं फाइटोल टेल। अब देखो मान लो एक मैंगो है जो कि अभी क्या है? कच्चा है। तो ग्रीन कलर इज ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट, यानी यहाँ पे इसका कलर ग्रीन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। मोर अमाउंट ऑफ फंक्शनल क्लोरोफिल, यानी यहाँ पे ढेर सारे क्लोरोफिल हैं। लेकिन जब ड्यूरिंग ड्राइपनिंग, यानी ड्राइपनिंग के दौरान क्या हुआ? येलो टू ऑरेंज कलर इज, मतलब यहाँ पे ये ग्रीन कलर जो है वो येलो टू ऑरेंज में क्या हो गया? चेंज हो गया। किसके वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। यानी यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट था वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो गया। तो जो यहाँ पे ग्रीन कलर का मैंगो है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, जो राइप हो गया वहाँ पे क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमो मीन्स क्या होता है? क्रोमा मीन्स कलर, यानी यहाँ पे कलर आ गए। लेकिन क्लोरो मीन्स क्या होता है? ग्रीन कलर। अब यहाँ पे देखो रिड्यूस्ड और नॉन फंक्शनल क्लोरोफिल, जो क्रोमोप्लास्ट है यहाँ पे नॉन फंक्शनल क्लोरोफिल है, यानी क्लोरोफिल तो है लेकिन वो नॉन फंक्शनल है, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल है। लेस क्वांटिटी ऑफ कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पे कैरोटीन और ज़ैंथोफिल का क्वांटिटी लेस है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट में मोर क्वांटिटी ऑफ कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, यहाँ पे मोर अमाउंट में कैरोटीन और ज़ैंथोफिल क्या है? प्रेजेंट है। प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड में क्या क्या आता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, यानी इसके टाइप क्या क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। नाम से इसको समझ सकते हैं। ल्यूको मीन्स क्या होता है? वाइट यानी कलरलेस। ल्यूको मीन्स वाइट यानी कलरलेस प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस प्लास्टिड है, ये स्टोर करता है, यानी जो ल्यूकोप्लास्ट है उसका काम क्या होता है? स्टोरेज का काम होता है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, जो क्रोमोप्लास्ट है वो मतलब जो कलरफुल चीज़ें हैं उनमें प्रेजेंट है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? वो स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज में क्या क्या स्टोर करता है उस बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। जैसे देखो स्टोर कार्बोहाइड्रेट, ऐसे प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट जो कि स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, उसको हम बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। जो ऑयल को स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं इलायोप्लास्ट। जैसे देखो OIL, इसके नाम को थोड़ा सा उल्टा करके ऐसे पढ़ना, इलायोप्लास्ट, यानी स्टोर करेंगे जो ऑयल को उसको बोलेंगे इलायोप्लास्ट। जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं उनको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोन लेयर किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो इस वजह से जो प्रोटीन स्टोर करते हैं उनको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। अब देखो ऑल द प्लास्टिड हैव सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA एंड 70S राइबोसोम। तो इसको आप याद रखेंगे, जितने भी प्लास्टिड हैं उनमें डबल स्टैंडर्ड DNA होता है जो कि सर्कुलर होता है, और यहाँ पे 70S राइबोसोम होता है। अब देखो प्रोप्लास्टिड, फिर क्या बनता है? ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट से क्या होता है? कभी कभी क्लोरोप्लास्ट बनता है, फिर क्रोमोप्लास्ट, और कभी कभी क्या होता है?
ल्यूकोप्लास्ट से डायरेक्टली यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट बन जाता है। जैसे हमने क्या देखा, एक क्या है टमेटो, जो कि अभी क्या है कच्चा है, तो वो कैसा होता है ग्रीन कलर का। और सबसे बढ़िया एग्जांपल आप ले सकते हैं मिर्ची का। आपने देखा होगा मिर्ची जो होता है वो कई कलर का, सबसे पहले एक मतलब डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, या कभी कभी ऑरेंज कलर, फिर येलो कलर, रेड कलर, इस तरह के कई सारे कलर होते हैं। यानी वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ईजिली आप जो है देख सकते हैं। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, आज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट पैरासाइट, यानी ये किसी, जैसे हमने क्या देखा था, ये प्रोकैरियोट होते हैं। क्योंकि वहाँ पे जब मैंने आपको इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी बताया था, तो वहाँ पे हमने क्या देखा, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, प्रोकैरियोट, लेकिन ये पैरासाइट नहीं होते हैं। बिकॉज दे आर नॉट हार्मफुल टू सेल, क्यों? क्योंकि ये सेल को क्या करते हैं, हार्म नहीं पहुंचाते हैं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इवन दे आर बेनिफिशियल टू सेल, इवन वो क्या होते हैं, सेल के लिए बेनिफिशियल होते हैं, लाभदायक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ऑटोनोमस का क्या मतलब है, एक सेकेंड, ये ऑटोनोमस नहीं होते, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दे आर नॉट ऑटोनोमस बिकॉज दे डिपेंड ऑन सेल फॉर कार्बन सोर्स, क्योंकि ये जो है सेल पे डिपेंड होते हैं कार्बन सोर्स के लिए। हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। जैसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये रेस्पिरेशन करता है, एटीपी बनाता है, लेकिन ये एटीपी तभी बना सकता है जब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आएगा, यानी ग्लूकोज या फ्रक्टोज या सुक्रोज आएगा। और ठीक इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट है, जब CO2 आएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ही ये क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अगर यहाँ पे CO2 की प्रेजेंस ना हो तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, यानी ये कार्बन सोर्स के लिए सेल पे क्या है, सेल पे डिपेंड है। इस वजह से इसको हम ऑटोनोमस नहीं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कह सकते हैं। जैसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट सेमी ऑटोनोमस, दे हैव देयर ओन DNA एंड देयर ओन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। DNA टू RNA एंड RNA टू प्रोटीन यहाँ पे बनता है। दे कैन मल्टीप्लाई बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन, क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट। जैसे प्रोकैरियोट में बाइनरी फिजन होता है, उसी तरह से ये भी मल्टीप्लाई होते हैं बाइनरी फिजन के प्रोसेस के द्वारा। विच इज इनडिपेंडेंट टू द सेल, जो कि सेल पे मतलब वो डिपेंड नहीं होते इसके लिए। बट दे डिपेंड ऑन सेल फॉर देयर कार्बन सोर्स, ये केवल सेल पे डिपेंड होते हैं कार्बन सोर्स के लिए। फिर यहाँ पे देखो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर मोर परमिएबल। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो जो इनका आउटर मेम्ब्रेन है वो मोर परमिएबल होता है, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, पोरिन्स या फिर प्रोटीन चैनल। पोरिन्स आर प्रोटीन चैनल आर प्रेजेंट ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, सो दे आर मोर परमिएबल। अब बात करते हैं माइक्रो बॉडीज की। माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल बॉडीज, यानी स्मॉल वेसिकल फिल्ड विथ एंजाइम। ऐसे स्मॉल वेसिकल जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, एक सेकेंड, माइक्रो बॉडीज, माइक्रो मीन्स स्मॉल वेसिकल फिल्ड विथ एंजाइम। जो मतलब वेसिकल क्या होता है, इस तरह से हमने बोला था कि कुछ मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या हो, कुछ चीज़ें भरी हों, क्या हो, कुछ चीज़ें भरी हों। तो स्मॉल वेसिकल फिल्ड विथ एंजाइम, इसके अंदर क्या भरा होता है, एंजाइम भरा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो बॉडी। सिंथेसाइज्ड इन ER, जो कि कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो याद रखना माइक्रो बॉडी क्या है, स्मॉल वेसिकल फिल्ड विथ एंजाइम सिंथेसाइज्ड इन ER। अब जो माइक्रो बॉडीज होते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है, एक है हमारा पराक्सीसोम, एक है स्फेरोसोम, एक है हमारा ग्लाइऑक्सीसोम। ये सब क्या होते हैं, माइक्रो बॉडीज। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं, पराक्सीसोम क्या है, स्फेरोसोम क्या है और ग्लाइऑक्सीसोम क्या है। बॉडी विच हैव और फॉर्म पराक्साइड, यानी वो बॉडी जो कि पराक्साइड फॉर्म करती है उसको हम क्या बोलते हैं, पराक्सीसोम। नाम से ही स्पष्ट है, पराक्सीसोम यानी जो पराक्साइड को क्या करती है, फॉर्म करती है। स्फेरोसोम सिंथेसाइज एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड, जो कि लिपिड को सिंथेसाइज करती है या फिर स्टोर करती है, वो है हमारी स्फेरोसोम।
और इसको पहले जो है प्लांट लाइसोसोम बोला जाता था, लेकिन जो लाइसोसोम है वो सभी यूकैरियोट में जो है प्रेजेंट होता है। तो याद रखना, जो स्पोरोसोम है उसको प्लांट लाइसोसोम भी कहते हैं, और लाइसोसोम जो है वो सभी प्रकार के यूकैरियोट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ग्लाइऑक्सिसोम की बात करें तो ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड, ये जो है लिपिड के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। स्फेरोसोम क्या कर रहा है, लिपिड का सिंथेसिस कर रहा है, लेकिन ग्लाइऑक्सिसोम क्या कर रहा है, लिपिड का ब्रेक डाउन कर रहा है। यानी यहाँ पे देखो ऑयल है जैसे, तो ऑयल से क्या होता है, यहाँ पे ये शुगर में चेंज हो गया, यानी यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। जैसे आप देखिए, आपने कच्ची मूंगफली खाई होगी, उसके अंदर में क्या होता है, तेल होता है, मतलब उसके अंदर में फैट होता है, ऑयल होता है। लेकिन जब आप उसको पानी में भिगो दीजिए फिर उसको खाइए तो वो आपको मीठा लगेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, जो उसका ऑयल है वो निकल गया और वो चेंज हो गया शुगर में। इस वजह से कच्ची मूंगफली को ऐसे ही खाइए, वो ऑयली होता है, उसमें फैट होता है, लेकिन अगर आप उसको भिगो के खाएंगे तो वो जो है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से मीठा लगता है। इसको आप जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पैराक्सीसोम, अगर हम यहाँ पे जैसे देखो हमने क्या क्या देखा, पैराक्सीसोम, स्फेरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम। तो अब यहाँ पे बात करते हैं पैराक्सीसोम की। तो हमने इसका फंक्शन क्या देखा, ये पेरोक्साइड को फॉर्म करता है। किस तरह से, जैसे देखो ड्रग है या टॉक्सिन है, किसी ने मतलब कोई ड्रग लिया तो ऑक्सीजन इज रिमूविंग हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो ड्रग है यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो O2 और H2 मिला के क्या बना लेंगे, H2O2, पेरोक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और H2O2 क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये बाद में जो है पानी और ऑक्सीजन में टूट जाता है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन होता है इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ये क्या होता है, खतरनाक होता है। तो ये क्या होता है, कैटालेज के प्रेजेंस में ऑक्सीजन और पानी में टूटता है बाद में। तो यहाँ पे देखो, जब हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, यानी ये पोलर हो गया। अभी ये क्या था, नॉन पोलर, और नॉन पोलर होने की वजह से क्या था, ये पानी में सॉल्युबल नहीं था, क्योंकि वाटर क्या होता है, पोलर होता है। और हमने आपको क्या बताया, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो अगर कोई ड्रग वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो किडनी उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी, तो हमको क्या करना होगा, उसको पोलर में चेंज करना होगा। तो हमने यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया, इसको पोलर में चेंज कर लिया। तो क्या है, मोर सॉल्युबल इन वाटर इजीली एक्सक्रीटेड बाय किडनी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे साथ के साथ में क्या फॉर्म हो गया, पेरोक्साइड, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म हो गया। लेकिन इसके साथ में ऑक्सीजन जो है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि उसके साथ में फॉर्म हो गया। कैटालेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये पानी और ऑक्सीजन में क्या होता है, ब्रेकडाउन इसका हो जाता है। तो ये प्रोसेस तो हमने देख ही लिया ऊपर। अब देखो फंक्शन ऑफ पैरोक्सीसोम। तो जैसे हमने देखा था SER, वो भी क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। उसी तरह से पैरोक्सीसोम भी क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। तो हमने क्या देखा था, SER भी क्या करता है, पोलर में चेंज करता है किसी भी टॉक्सिन या फिर ड्रग को। लेकिन SER क्या करता है, वो वहाँ पे OH को अटैच कर देता है। जैसे मान लो ये कोई ड्रग है, तो SER क्या करेगा, यहाँ पे OH को अटैच करेगा, तो ये पोलर हो जाएगा, फिर पानी में इजीली घुल जाएगा और किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। लेकिन पैरोक्सीसोम क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करता है और फिर इसको जो है पोलर बनाता है, और तब ये पानी में डिजॉल्व होकर किडनी से एक्सक्रीट होता है। और जो पैरोक्सीसोम है ये डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ फोटो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। फोटो रेस्पिरेशन आप जो है फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब अगर बात करें साइटोस्केलेटन की, तो देखो जो सेल होता है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, सेल है, इसके अंदर ढेर सारे सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारी चीज़ें। तो क्या हुआ, पहले मतलब ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही प्रेजेंट होती हैं, मतलब ऐसे बिखरी होती हैं। लेकिन क्या होता है, ये ऐसे हवा में नहीं उड़ती, ये किसी ना किसी चीज़ के थ्रू क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। तो जो साइटोस्केलेटन है, अर्लियर साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट ऑर्गेनेलीज आर सस्पेंडेड इन साइटोसोल, यानी जो पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि ये मतलब ऑर्गेनेली क्या होते हैं, साइटोसोल में ऐसे ही धंसे होते हैं।
बाय द एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया और फिर से जब इसको देखा गया, इट रिवील्स, मतलब इसने रिवील किया, इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल एंड फाइबर आर देयर, यानी साइटोसोल में सेल ऑर्गेनेली के साथ में बहुत सारे इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल एंड फाइबर भी थे। जैसे कि इस तरह से देखो, जिसके थ्रू सारे सेल ऑर्गेनेली क्या हैं, उससे अटैच हैं। दैट इज प्रोवाइडिंग, वो मतलब जो इलेबोरेट नेटवर्क है वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है और मूवमेंट भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब देखो टाइप ऑफ ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल ऑफ ER की बात करें या फिर साइटोस्केलेटन की, दोनों में क्या डिफरेंस। टाइनी जो ER है, यानी जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में उसका टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, यानी छोटा स्ट्रक्चर है। देखो स्कैटर्ड, यहाँ भी यस वर्ड है, यहाँ भी क्या है, SER यानी स्मॉल, एस फॉर स्कैटर्ड, एस मीन्स स्मॉल, यानी ये जो है स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में और इसका टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। लेकिन जो साइटोस्केलेटन है इसका इलेबोरेट, यानी ये बहुत बड़ा साइज का नेटवर्क है, बहुत बड़ा सा जाल है। तो दोनों के ट्यूब्यूल में क्या डिफरेंस है। ER का जो ट्यूब्यूल था हमने देखा था वो टाइनी होते हैं, लेकिन साइटोस्केलेटन का जो ट्यूब्यूल है वो इलेबोरेट नेटवर्क होता है। अब अगर बात करें साइटोस्केलेटन की, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि क्या है, बहुत सारे ट्यूब्यूल हैं, बहुत सारे फाइबर हैं, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट हैं। यहाँ पे है माइक्रो ट्यूब्यूल, माइक्रो फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनके बारे में देखते हैं। तो देखो माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल, ट्यूब्यूल मीन्स क्या होता है, होलो पाइप, यानी इस तरह से जो छोटा और खोखला पाइप होता है उसको हम क्या बोले, माइक्रो ट्यूब्यूल। माइक्रो मीन्स स्मॉल, फिलामेंट मीन्स क्या होता है, सॉलिड रॉड, यानी जो माइक्रो ट्यूब्यूल है वो होलो है, जो माइक्रो फिलामेंट है वो कैसा है, सॉलिड है। इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें, इट्स डायमीटर लाइज बिटवीन दैट ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल एंड माइक्रो फिलामेंट, इसका डायमीटर माइक्रो ट्यूब्यूल और माइक्रो फिलामेंट के बीच में लाई करता है यानी दोनों के बीच में ही होगा, ना इससे ज़्यादा ना उससे कम। जो माइक्रो ट्यूब्यूल है, देखो नाम है ट्यूब्यूल, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। जो माइक्रो फिलामेंट है वो एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है ये बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, केराटिन हो गया, कोलेजन हो गया, ये सारे प्रोटीन बनाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब अगर इनके डायमीटर की बात करते हैं तो ये है 6 to 7 नैनोमीटर, ये है 12 to 14 नैनोमीटर, ये है 18 to 21 नैनोमीटर। अब देखो ये है 6 से 7, ये है 18 से 21, और इन्हीं के बीच में इसका डायमीटर है 12 से 14 नैनोमीटर। तो इस पॉइंट को याद रखना। और अगर बात करें माइक्रो ट्यूब्यूल, माइक्रो फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में से, तो केवल जो माइक्रो फिलामेंट है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, यानी वो मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे आपने अगर स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी पढ़ी होगी लोकोमोशन चैप्टर में, तो वहाँ पे पढ़ते हैं हम एक्टिन प्रोटीन, तो वो कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। और इसके अलावा माइक्रो ट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, ये किसी भी प्रकार के मूवमेंट में हेल्प नहीं करते। अब देखो साइटोस्केलेटन, तो ये हमने देखा माइक्रो ट्यूब्यूल, माइक्रो फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनका फंक्शन क्या होता है, ये देखिए। जो माइक्रो ट्यूब्यूल होता है मेंटेन शेप ऑफ सेल, यानी माइक्रो ट्यूब्यूल, माइक्रो फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इन तीनों का फंक्शन फर्स्ट वाला सेम है। ये तीनों ही क्या करते हैं, मेंटेन शेप ऑफ सेल, ये सेल के शेप को मेंटेन करते हैं। और जो माइक्रो ट्यूब्यूल है ये क्या कराता है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ये जो है क्रोमोसोम के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनली, सेल ऑर्गेनली के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मूवमेंट ऑफ सेल और पार्टिकल बाय सिलिया एंड फ्लैजिला, यहाँ पे सिलिया और फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट होता है सेल या फिर पार्टिकल का। अगर हम बात करें माइक्रो फिलामेंट की, चेंज शेप ऑफ सेल, यानी ये सेल के शेप को मेंटेन करते हैं और शेप को भी क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। और किसके थ्रू चेंज करेंगे, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन के थ्रू, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू। जैसे हम देखते हैं अमीबा में स्यूडोपोडिया बनता है, वो किसके थ्रू बनता है, माइक्रो फिलामेंट की वजह से। और देखो इंटरमीडिएट फिलामेंट ये फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियर लैमिला का, परमानेंट फिक्सर ऑफ सेल। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है इसको हम बोलते हैं परमानेंट फिक्सर ऑफ सेल। तो ये सारे पॉइंट को याद रखना, इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। और ये जो माइक्रो फिलामेंट है
ये साइटोकाइनेसिस करवाता है एनिमल सेल में। ये जो है हम डिस्कस करते हैं सेल साइकिल चैप्टर में, तो वहाँ पे जो है इसको डिस्कस करते हैं। और जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो साइटोकाइनेसिस इन प्लांट में हेल्प करता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल प्लांट के साइटोकाइनेसिस में, माइक्रोफिलामेंट एनिमल के साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है, इसको याद रखना। अब देखो फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मेंटेन शेप ऑफ सेल, न्यूक्लियर लैमेला फॉर्मेशन और परमानेंट फिक्सचर ऑफ सेल। अब ये देखो इस तरह से ये है हमारा न्यूक्लियस। यहाँ पे दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर और इनर, दोनों फ्यूज करते हैं तो न्यूक्लियर पोर बनता है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। और यहाँ पे देखो ये है न्यूक्लियर लैमेला, ये फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू, इंटरमीडिएट फिलामेंट के द्वारा। प्रोवाइड सपोर्ट टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड होता है। प्रोवाइड अटैचमेंट टू क्रोमैटिन, और ये क्रोमैटिन को अटैच करता है किसके थ्रू, न्यूक्लियर लैमेला के थ्रू। अब यहाँ पे देखो मेंटेन शेप ऑफ सेल हो गया, चेंज शेप ऑफ सेल, यानी हमने इंटरमीडिएट फिलामेंट का फंक्शन देखा 3, मेंटेन शेप ऑफ सेल, न्यूक्लियर लैमेला फॉर्मेशन, परमानेंट फिक्सचर ऑफ सेल। अब अगर बात करें माइक्रोफिलामेंट की, तो मेंटेन शेप ऑफ सेल तो है ही, सबका है, लेकिन ये चेंज करता है शेप को। तो किस तरह से करता है, हमने क्या बताया, एक तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा इस तरह से, मतलब इसको हम पढ़ेंगे लोकोमोशन चैप्टर में, तो वहाँ पे अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और ये करवाता है स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन। अब जैसे देखो ये है अमीबा, जब इसके पास फूड आता है तो इस तरह से ये अपने आप को एक्सटेंड करता है, यानी स्यूडोपोडिया एक फॉल्स फीट बनाता है और इसके अंदर फूड को लेके फिर इस तरह से जो है अंदर चला जाता है, यानी इंडोसाइटोसिस इस तरह से इसमें होता है। तो स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन किस में हो रहा, अमीबा में। कौन कराता है, माइक्रोफिलामेंट। साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग इस तरह से होता है, जैसे सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर चीजें मूव करती हैं, किसके थ्रू, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मूवमेंट होता है। और कौन कराता है, माइक्रोफिलामेंट। और ये साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल करवाता है, जो कि हमने देखा। सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म फैसिलिटेट इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में कोई न्यूट्रिएंट है तो वो पूरी तरह से हर जगह बट जाए, इस वजह से यहाँ पे सर्कुलर मूवमेंट होता है। साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग एब्सेंट होता है, इसको याद रखना, बिकॉज इन प्रोकैरियोट माइक्रोफिलामेंट आर एब्सेंट, यानी माइक्रोफिलामेंट केवल यूकैरियोट में होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। बात करें फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल की, तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है, मेंटेन शेप ऑफ सेल, यानी सेल के शेप को मेंटेन करेगा, ये तो सब में कॉमन है। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ये किस तरह से क्रोमोसोम के मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे मान लो ये है माइक्रोट्यूब्यूल, क्या है माइक्रोट्यूब्यूल, अब यहाँ पे ये पॉलीमराइज हो गया, यानी ढेर सारे जो बिखरे हुए थे वो एक साथ में जुड़ गए, तो इसको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। और जब स्पिंडल फाइबर डीपॉलीमराइज होता है तो इस तरह से यहाँ पे क्या बन गया, फिर से वो जो है क्रोमोसोम। तो ये जो है जब आप पढ़ते हैं सेल साइकिल चैप्टर, तो वहाँ पर हम इसको जो है पढ़ते हैं स्पिंडल फाइबर, किस तरह से ये वहाँ पे मतलब फॉर्म होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही याद रखना, माइक्रोट्यूब्यूल मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम में हेल्प करता है और किस प्रोसेस के थ्रू, पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू करता है। जैसे देखो ये पॉलीमराइजेशन इस तरह से हुआ, लेकिन जब एनाफेज होता है तो हम देखते हैं वहाँ पे ये क्रोमोसोम जो है बट जाते हैं, बीच से बट जाते हैं। तो यहाँ पे ये किसके थ्रू होते हैं, डीपॉलीमराइजेशन प्रोसेस हो जाता है, तो उसके थ्रू यहाँ पे ये बट जाते हैं। मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, तो ये देखिए, जैसे ये हमने कितना अच्छे से इसको देखा है, न्यूक्लियर, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया गोल्जी बॉडी। तो यहाँ पे मटेरियल किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये एक ब्रिज की तरह है, मतलब रेल लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक रेल लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मोटर प्रोटीन, मोटर यानी ले जाने वाले, और यहाँ पे मटेरियल को रख दिया जाता है और ये गोल्जी बॉडी के पास पहुँचा देते हैं। तो ये जो रेल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है ये किससे बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से। तो इस तरह से ये सेल ऑर्गेनेली के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मूवमेंट ऑफ सेल और पार्टिकल बाय द हेल्प ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला, तो ये तो हमने देखा कि सेल ऑर्गेनेली का मूवमेंट। अब जो है किस तरह से सेल या फिर पार्टिकल मूव करते हैं सिलिया और फ्लैजिला के थ्रू, ये हमको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले देखो ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है ये होता है फ्लैजिला,
और ये छोटा सा स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है सिलिया। यानी फ्लैजिला और सिलिया में क्या फ़र्क है, जो फ्लैजिला है वो लॉन्ग है, जो सिलिया है वो छोटा है। फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है लेकिन सिलिया अटैचमेंट में हेल्प करता है। अब देखो फिलामेंट मतलब दोनों ही जो है हेल्प करते हैं मूवमेंट में। यहाँ पे मेरे दिमाग में पिलाई आ गया था तो उसको छोड़ो अभी। जो फ्लैजिला है सिलिया है, फ्लैजिला बड़ा होता है, सिलिया उसके कंपेरिजन में क्या होता है, छोटा होता है। दोनों ही मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये है क्या है हमारा फ्लैजिला। फ्लैजिला किससे बना होता है, फिलामेंट ऑफ फ्लैजिला और फ्लैजिला, मतलब ये यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसी से मिलकर क्या बनता है, फ्लैजिला। और ये फिलामेंट ऑफ सिलिया, यानी सिलिया भी किससे मिलकर बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। देखो ये छोटे छोटे से आपको माइक्रोट्यूब्यूल जो दिख रहे हैं, इसी से हमारा सिलिया और फ्लैजिला बना है। और इसका ये जो बेस होता है, ये होता है इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। यूकैरियोटिक सिलिया एंड फ्लैजिला आर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन होते हैं। यानी मान लो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जब यही ऐसे आगे बढ़ जाए या छोटा बन जाए तो हम बोलते हैं कि वो एक्सटेंड हो गई, यानी फैल गई। तो फ्लैजिला और सिलिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन होते हैं। सिलिया फ्लैजिला में अंतर देखो, ये स्मॉल इन साइज है, फ्लैजिला बिग इन साइज है। सिलिया मेनी इन नंबर यानी कई नंबर में हो सकते हैं, लेकिन फ्लैजिला लिमिटेड अमाउंट में यानी फ्यू इन नंबर होते हैं। सिलिया में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, फ्लैजिला में अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। ये ओर लाइक, जैसे आप देखेंगे नाव जो चलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो ओर लाइक यानी चप्पू जैसे चलाते हैं, उसी तरह से सिलिया काम करता है। लेकिन फ्लैजिला सर्पेंटाइन, जैसे सांप चलता है उस तरह से फ्लैजिला जो है चलता है, मतलब वो सर्पेंटाइन लाइक मूवमेंट करते हुए मूवमेंट कराता है। और जब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये है बेसल बॉडी। और ये है हमारा फिलामेंट। जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं फिलामेंट की और ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं बेसल बॉडी की, तो हमारे सामने दो स्ट्रक्चर निकल के आता है। ये जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है फिलामेंट, और ये है बेसल बॉडी का ट्रांसवर्स सेक्शन, ये है फिलामेंट का। जो फिलामेंट का ट्रांसवर्स सेक्शन होता है इसको हम नाम देते हैं एक्सोनीम। क्या देते हैं, एक्सोनीम। और यहाँ पे पेरीफेरी पे 9 डबलेट होते हैं और सेंटर पे 2 सिंगलेट होते हैं। जैसे ये देखो, ये है सेंटर पे 2 सिंगलेट और ये हैं डबलेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबलेट होते हैं पेरीफेरी पे यानी आउटर मेम्ब्रेन पे, और सेंटर में क्या होते हैं, 2 सिंगलेट। यानी यहाँ पे अगर टोटल बात करें 9 × 2, ये 9 है, 9 डबलेट है यानी 9 × 2 + 2 यानी ये सिंगलेट। टोटल कितने होते हैं, 20 यहाँ पे होते हैं। अगर आप यहाँ पे बात करो बेसल बॉडी की, तो यहाँ पे ये इस तरह से क्या होते हैं, यहाँ पे कोई डबलेट या सिंगलेट नहीं होता, यहाँ पे ट्रिपलेट होता है और ये भी 9 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो यहाँ पे 9 + 2, इस वजह से हम बोलते हैं 9 + 2 होता है एक्सोनिम में यानी फिलामेंट में। लेकिन बेसल बॉडी में 9 + 0 का अरेंजमेंट होता है। 9 + 2 का अरेंजमेंट फिलामेंट यानी एक्सोनिम में होता है, लेकिन बेसल बॉडी में 9 + 0 का अरेंजमेंट होता है। यहाँ क्योंकि यहाँ पे देखो सेंटर में कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पे सेंटर में सिंगलेट हैं और पेरीफेरी पे डबलेट हैं, तो डबलेट सिंगलेट यानी 9 + 2, और यहाँ पे केवल ट्रिपलेट हैं, तो ये क्या हो गया 9 + 0। तो देखो पेरीफेरी पे कितने हैं, ट्रिपलेट हैं 9 और सेंटर पे 0 यानी 9 + 3 का अरेंजमेंट, 9 + 0 का अरेंजमेंट होता है। अगर बात करें टोटल कितने होते हैं, 9 × 3 = 27। अब देखो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फिलामेंट और ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बेसल बॉडी, दोनों का जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे ये तो हमने देखा क्या होते हैं, डबलेट और बीच में सिंगलेट। ये सिंगलेट जो डबलेट हैं ये कनेक्ट होते हैं रेडियल स्पोक के थ्रू। किसके थ्रू, रेडियल स्पोक के थ्रू। जैसे आप साइकिल का पहिया देखे होंगे ठीक उसी तरह से, तो ये हैं रेडियल स्पोक। सॉरी गड़बड़ हो गई, ये कनेक्ट होते हैं लिंकर। देखो लिंक मीन्स क्या होता है, दो चीज़ों को लिंक करना। ये डबलेट आपस में लिंकर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, लेकिन डबलेट सिंगलेट से किस तरह से, रेडियल स्पोक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, यानी कनेक्टेड टू सेंटर सीथ। जैसे जो सिंगलेट है उसको कवर करता है एक सीथ जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सीथ। इस सेंट्रल सीथ को डबलेट से कौन कनेक्ट करवाता है, रेडियल स्पोक, और डबलेट को डबलेट से कौन कनेक्ट कराता है, लिंकर यानी नेक्सिन इसको बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं डाइइन। क्या बोलते हैं, डाइनिन। क्या बोलते हैं, डाइनिन। और ये
ये जो स्ट्रक्चर है, एक सेकेंड, ये है हमारा सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ से सिंगलेट डबलेट को कौन कनेक्ट कराता है? रेडियल स्पोक। डबलेट को डबलेट से कौन कनेक्ट कराता है? लिंकर। और अगर आप बेसल बॉडी देखेंगे तो यहाँ पे ये होते हैं ट्रिपलेट, और यहाँ पे होता है सेंट्रल हब कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन का बना होता है। यानी यहाँ पे कोई सेंट्रल शीथ वगैरह नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है सेंट्रल हब। किसमें? बेसल बॉडी में। तो दोनों को याद रखना। अब देखो डाइनिन क्या करता है, जैसे डाइनिन है यहाँ पे, तो ये इसमें क्या लगता है? एटीपी। ये क्या कराता है? जब एटीपी यहाँ पे टूटता है तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। तो ये क्या कराता है? जो डाइनिन है ये सेल को इस तरह से मूवमेंट कराता है, यानी देखो अप साइड, यानी जब ये जो है इस तरह से इसको ऊपर उठा देता है। सेंट्रोसोम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये सब पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आपसे इसी तरह से क्वेश्चन, जैसे मान लो बेसल बॉडी का क्या कंपोजिशन है 9+2 का या 9+0 का, डबलेट है, सिंगलेट है, जो भी पॉइंट हमने आपको बताए हैं यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है, और इसके फंक्शन क्या है ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये तो इमेज के थ्रू हम ये समझते हैं कि ये किस तरह से, मतलब इमेज के थ्रू चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक टिकती हैं, तो इस वजह से हम इतने सारे डायग्राम का यूज करते हैं। अदरवाइज आप इनके मेन फंक्शन जो है वो सब याद कर लेंगे तो उससे आपका काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। अपना फीडबैक देना मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।